हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन बाय एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन की बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सर यूस्टेस स्टैंड फास्ट किले की सारी जिम्मेदारियां सर बेनिस को सौंप देते हैं। डंक, एग और सर यूस्टेस तीनों कोल्डमोट किले की तरफ रवाना हो जाते हैं और ये तीनों लोग पहाड़ियों, मैदानों और नदियों को पार करते हुए वाट्सवुड के जंगल में पहुंचे, जहां पर आग लगी हुई थी। और वो यहाँ पर आग के बाद का मंजर देखते हैं। और इसी दौरान सर यूस्टेस डंक को फील्ड ऑफ फायर की बैटल और आयरन थ्रोन कैसे बना उसके बारे में बताते हैं। और जब वो चेकी वाटर नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर लेडी रोहाने अपने सैनिकों और तीरंदाजों की टोली के साथ आ पहुंचती है। और फिर सर यूस्टेस लेडी रोहाने को वाट्सवुड के जंगल की आग का जिम्मेदार ठहराता है। और फिर इन दोनों की बहस के बाद माहौल काफी गर्मा गर्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डंक अब सर यूस्टेस और लेडी रोहाने की बातों से बहुत परेशान हो गया था। और डंक कहता है, अगर तुम बिना इजाजत के नदी को पार करती हो तो तुम राजा की शांति को भंग कर रही हो। तब सेप्टन ने अपना घोड़ा एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, राजा को ना तो पता चलेगा और ना ही वह तुम्हारी परवाह करेगा। हम सब द मदर के बच्चे हैं सर डंकन, उसके खातिर तुम एक तरफ हो जाओ और हमारे रास्ते से हट जाओ। तब डंक कहता है, सेप्टन, मुझे देवताओं के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन क्या हम द वॉरियर की संतान नहीं हैं? अगर तुम इस पुल को पार करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। फिर सर लुकास हंसते हैं और कहते हैं, यह एक हेज नाइट है जो एक हेजहॉग बनना चाहता है माई लेडी। बस आप आदेश दो और फिर हम उसमें से एक दर्जन तीर मार देंगे और इतनी दूर से तीर उसके कवच को छल्ली कर देंगे जैसे कि वह स्पिट से बना हो। तब लेडी रोहाने नदी के दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, अभी नहीं सर लुकास। और फिर लेडी रोहाने डंक को कहती है, आप दो आदमी हो और एक यह लड़का, और हम 33 है। तुम हमें नदी पार करने से कैसे रोकोगे? तब डंक कहता है, ठीक है माई लेडी, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही बताऊंगा। तब लेडी रोहाने कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर लेडी रोहाने अपनी घोड़ी को नदी में उतार देती है। जब पानी घोड़ी के पेट तक पहुंच जाता है तब लेडी रोहाने नदी के बीच में रुक जाती है और डंक का इंतजार करने लगती है। लेडी रोहाने कहती है, मेरे पास आओ सर डंकन, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें बोरी में नहीं सिलवाऊंगी। इससे पहले कि डंक कुछ कहता, उससे पहले ही सर यूस्टेस ने डंक का हाथ पकड़ लिया और कहा, उसके पास जाओ सर डंकन, और लिटिल लॉइन को याद रखना। तब डंक कहता है, जैसा आप कहे माय लॉर्ड। और फिर डंक अपने घोड़े थंडर को नदी में उतार देता है और लेडी रोहाने के बिल्कुल पास पहुंचकर कहता है, माय लेडी। तब लेडी रोहाने डंक के सूजे हुए होठों पर अपनी 2 उंगली रखती है और कहती है, सर डंकन, क्या यह मैंने किया था? तब डंक कहता है, हाल फिलहाल में मेरे चेहरे पर किसी ने थप्पड़ नहीं मारा माय लेडी। तब लेडी रोहाने कहती है, यह मेरी गलती थी सर डंकन, मैंने मेहमानबाजी का उल्लंघन किया है और इसके लिए मुझे सेप्टन डांट रहे हैं। और फिर लेडी रोहा ने पानी के उस पार सर यूस्टेस को देखा और कहा, अब मेरे जहन में एडम की यादें बहुत धुंधली हो गई है और मुझे एडम बहुत मुश्किल से याद है। यह मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी पहले की बात है। मुझे याद है मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने इतना प्यार मेरे दूसरे पतियों से भी नहीं किया और ना ही किसी और से। लेडी रोहाने आगे कहती है, लेकिन उसके पिता सर यूस्टेस ने उसे उसके भाइयों के साथ ब्लैकबेरी की झाड़ियों के नीचे उसे दफना दिया। तब डंक कहता है, हाँ माय लेडी, उसे ब्लैकबेरी बहुत पसंद थी। तब लेडी रोहाने कहती है, मुझे यह भी याद है वह ब्लैकबेरी मेरे लिए तोड़ कर लाता था और हम दोनों ने क्रीम के कटोरे में डालकर खाते थे। फिर डंक कहता है,
राजा डेरोन ने सर यूस्टेस को डेमन ब्लैकफायर के लिए माफ कर दिया था। अब समय आ गया है कि आप भी एडम के लिए सर यूस्टेस को माफ कर दो। तब लेडी रोहाने कहती है, सर बेनिस को मुझे सौंप दो और फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। तब डंक कहता है, बेनिस को सौंपना मेरे हाथों में नहीं है। फिर लेडी रोहाने आह भरती है और कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती सर डंकन। तब डंक कहता है, और मैं भी मरना नहीं चाहता। तब लेडी रोहाने कहती है, तो फिर मुझे बेनिस दे दो, हम उसकी सिर्फ नाक काटेंगे और उसे वापस दे देंगे और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तब डंक कहता है, ऐसा नहीं होगा, बात ऐसे खत्म नहीं होगी, अभी तो उस बांध और आग का मामला बाकी है। क्या तुम हमें उन आदमियों को सौंपोगी जिन्होंने जंगल में आग लगाई थी? तब लेडी रोहाने कहती है, उस जंगल में बहुत सारे जुगनू थे, हो सकता है उन्होंने ही अपनी छोटी छोटी लालटेनों से आग लगाई हो। तब डंक चेतावनी देते हुए कहता है, अब और मजाक नहीं माय लेडी, यह समय मजाक का नहीं है। बांध तोड़ दो और सर यूस्टेस को लकड़ी के बदले पानी दे दो ताकि उनके जले हुए जंगल की भरपाई हो सके। यही सही रास्ता है ना? तब लेडी रोहाने कहती है, ऐसा तब होता अगर मैंने उस जंगल में आग लगाई होती, जो कि मैंने नहीं किया। मैं तो उस समय अपने बिस्तर पर सुरक्षित कोल्डमोट के किले में थी। और फिर लेडी रोहाने ने पानी की ओर देखते हुए कहा, हमें नदी पार करने से कौन रोक सकता है? क्या तुमने चट्टानों के बीच कांटे छिपा दिए हैं या फिर राख में तीरंदाजों को छुपा रखा है? मुझे बताओ सर डंकन, तुम्हें क्या लगता है हमें कौन रोकेगा? तब डंक अपना दस्ताना उतारता है और कहता है, मैं रोकूंगा। किंग्स लैंडिंग के फ्लिया बॉटम में मैं हमेशा दूसरे लड़कों से बड़ा और ज़्यादा मजबूत था, इसलिए मैं उन्हें पीटता था और उनसे चोरी करता था। लेकिन सर आर्लेन ने मुझे ऐसा नहीं करना सिखाया और उन्होंने कहा था कि यह गलत है। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि छोटे लड़कों के भी बड़े भाई होते हैं। और फिर डंक अपनी उंगली में से एक अंगूठी उतारता है और उसे लेडी रूहाने को दे देता है। तब लेडी रूहाने उस अंगूठी को लेकर कहती है, यह क्या है सर डंकन? एक अंगूठी। और फिर लेडी रूहाने उस अंगूठी को अपने हाथ में घुमाती है। लेडी रूहाने ने देखा कि वह अंगूठी सोने और ओनेक्स पत्थर की बनी हुई थी और उस अंगूठी पर एक मोहर बनी हुई थी। और उस मोहर को देखकर लेडी रूहाने की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, यह तुम्हें कहाँ मिली सर डंकन? तब डंक कहता है, एक जूते में, फटे पुराने कपड़े में लपेटी हुई जूते के अगले हिस्से में ठूसी हुई मिली। फिर लेडी रूहाने ने उस अंगूठी को अपने हाथों में जोर से कस लिया और फिर उसने एग और सर यूस्टेस की ओर देखा और कहा, यह अंगूठी दिखाकर तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है सर डंकन, और इससे मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं अपने आदमियों को नदी पार करने का आदेश दे दूं तो? तब डंक कहता है, ठीक है माय लेडी, तो इसका मतलब है कि अब मुझे लड़ना पड़ेगा। तब लेडी रूहाने कहती है, हाँ शायद ऐसा ही होगा। तब डंक कहता है, तो फिर एग वापस वहीं चला जाएगा जहां से वह आया है और वो जाकर ये बता देगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब लेडी रूहाने कहती है, अगर वह भी मर गया तो फिर कौन बताएगा? फिर डंक कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस 10 साल के बच्चे को मारोगी और मैं यही उम्मीद करता हूँ। और डंक आगे कहता है, तुम इस 10 साल के लड़के को नहीं मारोगी, भले ही तुम्हारे पास 33 लोग क्यों ना हो। जैसा कि तुमने कहा, आदमी ज्यादा बातें करते हैं, खासकर वह मोटे वाला। यह मैटर नहीं करता तुम कब्रें कितनी ही गहरी क्यों ना खोद लो, बातें बाहर आ ही जाती है। और फिर हो सकता है एक मकड़ी के काटने से जैकी लोइन मर जाए, लेकिन ड्रैगन एक अलग तरह का जीव होता है। और फिर लेडी रूहाने कहती है, मैं ड्रैगन की दोस्त बनना ज़्यादा पसंद करूंगी। और फिर उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनने की कोशिश की, पर वह अंगूठी लेडी रूहाने के अंगूठे से भी ज़्यादा बड़ी थी। और फिर लेडी रूहाने आगे कहती है, ड्रैगन हो या ना हो, मुझे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस किसी भी हाल में सिर्फ सर बेनिस चाहिए। तब डंक कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर लेडी रूहाने कहती है,
तुम 7 फुट के जिद्दी हो सर डंकन। तब डंक कहता है, उससे 1 इंच कम माई लेडी। फिर लेडी रूहाने डंक को वह अंगूठी वापस करती है और कहती है, मैं इस तरह से खाली हाथ कोल्डमोट के किले वापस नहीं जा सकती और मेरे लोग क्या कहेंगे कि अब मैंने अपना दमखम खो दिया और उसका असर कम हो गया है। वह न्याय करने के लिए बहुत कमजोर हो गई है कि वह अपने छोटे लोगों की रक्षा नहीं कर सकती। तुम यह बात नहीं समझोगे सर डंकन। तब डंक कहता है, शायद मैं समझता हूँ माई लेडी, जितना तुम जानती हो उससे भी कहीं ज्यादा। मुझे याद है एक बार स्ट्रॉमलैंड में किसी छोटे लॉर्ड ने सर आर्लिन को अपनी सेवा में रखा था ताकि वह किसी दूसरे छोटे लॉर्ड से लड़ने में उसकी मदद कर सके। जब मैंने सर आर्लिन से पूछा कि वो किस बात पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो सर आर्लिन ने कहा था, कुछ नहीं बच्चे, यह तो एक पेशाब करने की और अपनी ताकत दिखाने की प्रतियोगिता है। तब लेडी रूहाने डंक को हैरान होकर देखती है और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और लेडी रूहाने कहती है, मैंने अपने पूरी जिंदगी में हजारों खोखले शिष्टाचार की बातें सुनी है, लेकिन तुम पहले ऐसे नाइट हो जिन्होंने मेरी मौजूदगी में खरी और सच्ची बात कही। अब लेडी रूहाने का झाइयों वाला चेहरा अब गंभीर हो गया था और लेडी रूहाने आगे कहती है, ये ताकत दिखाने की प्रतियोगिता ही है जिसमें लॉर्ड एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और उस आदमी का सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है जो अपनी कमजोरी दिखाता है। अगर कोई औरत राज करना चाहती है तो उसे औरों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपनी ताकत दुगनी दिखानी पड़ती है, और अगर वह कद में छोटी हो तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लॉर्ड स्टेक की नजरें मेरी हॉर्सूज की पहाड़ियों पर है और सर क्लिफोर्ड कॉकलिन का लीफी लेक पर अपना पुराना दावा है, और वहीं पर उदास डार्वेल अपना गुजारा मवेशियों को चुरा कर करता है, और मेरे खुद के किले में लुकास भेड़ियों की तरह घात लगाए हुए बैठा है। और मैं हर दिन यह सोचकर उठती हूँ कि आज के दिन वह मुझसे जबरदस्ती शादी तो नहीं कर लेगा और मैं किसी दिन कोल्डमोट के किनारे किसी खाई में लटकी हुई मिलूं। लेडी रूहाने ने अपनी लाल चोटी को इतनी जोर से कस लिया जैसे कोई वह रस्सी हो। लेडी रूहाने आगे कहती है, सर लुकास ऐसा चाहता है, यह मुझे पता है। वह सिर्फ मेरे गुस्से और डर की वजह से रुका हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे सर क्लिफोर्ड कॉकलिन, लॉर्ड स्टेक हाउस और डरवेल्स और वो सब लोग लेडी विडो के डर के मारे सावधानी से चलते हैं। और अगर उनमें से किसी एक ने भी एक पल के लिए भी ऐसा सोचा कि अब मैं कमजोर और नरम पड़ गई हूँ, अब डंक अपनी अंगूठी वापस अपनी उंगली में पहन लेता है और अपना खंजर निकाल लेता है, और डंक का खंजर देखकर लेडी विडो की आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर रेड विडो कहती है, तुम क्या कर रहे हो सर डंकन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम ये नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर 1 दर्जन भर तीरंदाज तुम पर निशाना साधे हुए खड़े हैं। तब डंक ने अपना खंजर अपनी गाल पर रखा और कहा, आपको खून के बदले खून चाहिए था ना। उन मजदूरों ने तुम्हें गलत बताया था। उस मजदूर को बेनिस ने नहीं, मैंने काटा था। और फिर डंक उस खंजर को थोड़ा नीचे दबाता है जिससे डंक की गाल पर एक कट लग जाता है, और जब डंक अपने खंजर से खून को झाड़ता है तो उसके कुछ छींटे लेडी रूहाने के चेहरे पर गिर गए। तब डंक सोचता है, आपके झाइयों वाले चेहरे पर अब और भी ज्यादा धब्बे हो गए। और फिर डंक कहता है, लो अब आपको उसका हक मिल गया, जैसे का तैसा गाल के बदले गाल। तब लेडी रूहाने कहती है, तुम बिल्कुल पागल हो सर डंकन, अगर तुम्हारा खानदान बड़ा होता तो मैं तुमसे शादी कर लेती। और धुएं के कारण लेडी रूहाने की आंखों में अब आंसू आ गए। और फिर डंक कहता है, हाँ माई लेडी, अगर सूरों के स्केल और पंख होते और वो आग उगलते तो वो भी ड्रैगन जितने ही अच्छे होते। और डंक ने अब अपना खंजर अपनी म्यान में वापस रख लिया और अब उसका चेहरा दर्द की वजह से धड़कने लगा और खून डंक की गाल से बहकर उसके गारगेट पर टपक रहा था। और खून की गंध सूंघकर थंडर घोड़े ने जोर से फुफकार मारी
और अपने दोनों पैर पानी में जोर से पटकने लगा। डंक कहता है, अब मुझे वो आदमी दो जिन्होंने वाट्सवुड के जंगल में आग लगाई थी। और फिर लेडी रूहाने कहती है, मेरे किसी भी आदमी ने वाट्सवुड के जंगल में आग नहीं लगाई, लेकिन अगर मेरे किसी आदमी ने ऐसा किया भी होता तो यकीनन यह मुझे खुश करने के लिए किया होगा, और भला मैं इसे वफादार आदमी को आपको कैसे सौंप सकती हूँ। और फिर लेडी रूहाने ने अपने पीछे अपने पहरेदारों को देखा और कहा, बेहतर होगा कि सर यूस्टेस अपना आरोप वापस ले ले। तब डंक कहता है, माय लेडी, इससे पहले कि सुअर आग उगले ऐसा कभी नहीं होगा। फिर लेडी रूहाने कहती है, तो इसका मतलब अब मुझे देवताओं और इंसानों की नज़रों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।